नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक खबर चली, राम मंदिर जमीन घोटाला। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो लेफ्ट लिबरल वामपंथी देशद्रोही, जिनकी आस्था फर्जी धर्मनिरपेक्षता में रही है, जिनकी आस्था चीन में रही है, जिनकी आस्था लाल सलाम में रही है, जिनकी आस्था देश की परंपरा संस्कृति को तोड़ने में रही है, वो आज राम मंदिर जमीन घोटाला का भजन गा रहे हैं। ये घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, यह तय करने का अधिकार किसने दिया है इनको? सबसे पहला सवाल तो यही है। ये लेफ्ट वामपंथी होते कौन है तय करने वाले कि हमारे राम जन्मभूमि पर घोटाला हुआ है? ये बेईमानों को अधिकार कैसे मिल गया? किसने दिया? ये वामपंथी, ये कांग्रेसी, क्या इन लोगों ने में से एक भी राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है क्या? ऐसे तो बहुत सारे ट्वीट करते हैं। जरा एक ट्वीट डोनेशन पे कर देनी चाहिए थी जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को दिया है इन लोगों ने। हमने दिया है, आपने दिया है, हम सब सनातनियों ने दिया है। ये तय करने का अधिकार हमारा है। ये हम तय करेंगे कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। मैं अपने देखने वालों से कहना चाहूँगा, यदि आपसे कोई कहता है, ये कांग्रेसी वामपंथी लेफ्ट लिबरल के लोग, कि घोटाला हुआ है, तो गर्व से कहिए कि हाँ हुआ है घोटाला, और ये तय हम करेंगे कि वाकई में घोटाला हुआ है या नहीं। इस पूरे मामले का जो टेक्निकल पहलू है उस पर भी मैं बात करूंगा कि आखिर कौन सा टेक्निकल टर्म को लेकर के ये फर्जीवाड़ा का षड्यंत्र करके ये खबर हम सबके सामने परोसा जा रहा है। लेकिन जिनको राम में भरोसा कभी रहा नहीं, जिनको कोर्ट में भरोसा नहीं रहा, जिनको संविधान में भरोसा नहीं रहा, जिनको सीबीआई पर भरोसा नहीं है, ये खैरातियों की जो टोली है ये हमें बताएंगे राम मंदिर में घोटाला हुआ है, जमीन घोटाला हुआ है। जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ साजिश करते करते राम को काल्पनिक तक कह डाला, राम को काल्पनिक करार देने के लिए कोर्ट में हलफनामा दे डाला, सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च करके कोर्ट में वकील खड़ा किए, जिन लोगों ने बाबरी एक्शन कमेटी के तरफ से खड़े होकर वकीलों की फौज खड़ा करी, फर्जी धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने का काम किया, अभी ऐसे लोग के बीच राम भक्ति और राम प्रेम का भाव जागना, यह तो मोदी है तो मुमकिन है वाली बात है। और कितना बदलाव चाहिए? न राम है, न रामायण है, न राम सेतु है, न राम रावण का युद्ध हुआ है। जिनके लिए राम सेतु मायने नहीं रखता है, ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देने वाले के मन में राम के प्रति श्रद्धा जाग रहा है, तो वाकई में देश बदल रहा है। जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाईं, गोलियां बरसाईं और कहा कि जरूरत पड़ती तो और भी गोलियां ये चला देते, तो जरा आप सोचिए कि कैसी विकृत मानसिकता रही होगी हिंदू धर्म के प्रति। और ये कांग्रेसी ये आवाज उठा रहे हैं राम मंदिर घोटाला के लिए। ये वही कांग्रेसी जो राम को काल्पनिक कहने के लिए हलफनामा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ये आम आदमी पार्टी एक ऐसा पार्टी जिसका मुखिया हर वक्त माफी मांगने के लिए वो जाना जाता है, कभी नितिन गडकरी के पास तो कभी स्वर्गीय अरुण जेटली के पास। इसे बस थूकना आता है, इसे आसमान में थूकना आता है, और वह थूक उसके वापस मुंह पर ही आएगा, उसे हम मालूम नहीं है। यही है आम आदमी पार्टी का भी कैरेक्टर, यही है
कि वह आसमान में थूकता है लेकिन थूक उसके मुंह पर आकर गिरता है। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले आम आदमी पार्टी का मुखिया केजरीवाल हिंदुओं का जो स्वस्तिक चिन्ह है उसको झाड़ू से मारता हुआ एक कार्टून पोस्ट करता है। तो ये है हिंदुओं के प्रति इसकी आस्था और श्रद्धा। और ये संजय सिंह काला बाजारी का सरताज, ब्लैक टिकट बेचने वाला, इसके गृह घर जो हैं सभी जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। वे लोग जिनकी कभी भी राम में आस्था न रही वो अब राम भक्ति में लीन दिख रहे हैं। वही लोग अब राम मंदिर निर्माण घोटाले का, जमीन घोटाले का भजन गा रहे हैं। जिन लोगों का पूरा जीवन भ्रष्टाचार में लिप्त रहा है और हमेशा लिप्त ही रहा, ये वही लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण में वर्षों वर्ष तक अड़ंगा डालते रहे। यहाँ तक कि कोर्ट से फैसला आने के बाद जब भूमि पूजन हो रहा होता है 2020 में अगस्त के महीने में, तब भी अड़ंगा डालने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई कि कोरोना का माहौल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी इतना आनन फानन की आवश्यकता क्या है। तो इन लोगों ने कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ा है जिससे कि राम मंदिर निर्माण में बाधा पहुंचे। अब आइए मैं अपने देखने वालों को बता दूं, आप सभी इस बात पे गौर करें कि जमीन की खरीद बिक्री ऑनलाइन प्रोसेस से हुआ है। पहली बात, जो धोखाधड़ी की बातें कही जा रही है वो धोखाधड़ी की सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा नहीं हुआ कि बोरा में पैसा भर करके, बैग में, सूटकेस में पैसा भर करके लाया गया और खरीदने वाले को दे दी गई, या फिर किसी ने गुपचुप तरीके से कुछ ऐसा किया और किसी को पता नहीं चला और अब पता चल रहा है। क्योंकि ये सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुआ है तो सबको पता है कि वाकई में क्या हुआ है। दूसरी बात, यह एक सामान्य प्रक्रिया है जमीन के खरीद बिक्री का, जो कि सभी सामान्य व्यक्ति को भी पता होता है। और जब पूरी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया, पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद, रजिस्ट्री हो जाने के बाद पक्की हो गई जमीन, श्री राम ट्रस्ट भूमि का उस पर कब्जा होता है। इसे आप और भी आसान शब्दों में समझें कि जब आप किसी बिल्डर से कोई फ्लैट खरीदते हैं तो बिल्डर के साथ आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट करते हैं। माना कि कोई फ्लैट आपने 50 लाख का खरीदने का एग्रीमेंट किया है और आप जो है 10 लाख 15 लाख दे करके वो बुकिंग कर लेते हैं, वो घर आप ले लेते हैं, तो क्या वो घर वाकई में आपके नाम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही पेंच है, इसी को समझना है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में यदि 50 लाख का फ्लैट आपने लिया है तो जिस दिन आप पूरी रकम देते हैं उसी दिन होती है रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री के बाद वो घर का मालिकाना हक आपको मिलता है। रजिस्ट्री और बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो अंतर है पहले आप उसे समझें, तभी आप आखिरकार समझ पाएंगे कि राम मंदिर का नाम लेकर के जिस घोटाले की बात कही जा रही है, घोटाले का भजन गाया जा रहा है, उसकी रणनीति में कैसे फर्जीवाड़ा खबरें फैलाई जा रही है। जब तक जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं हो जाती है उसका मालिकाना हक आपको नहीं मिलता है, यह आप बखूबी जानते होंगे। आप उस जमीन को या उस फ्लैट को आप बेच भी नहीं सकते हैं, आपको उसको बेचने का कानूनन अधिकार भी नहीं है, क्योंकि फ्लैट या ज़मीन आपके नाम पर रजिस्ट्री नहीं होती है। और ख़रीदने वाला पूछेगा भी कि क्या वो फ्लैट या ज़मीन आपके नाम पर रजिस्ट्री है, यदि नहीं तो आपको तो अधिकार ही नहीं है। और ये नियम हर कोई जानता है कि 50, उदाहरण के तौर पर यदि 50 लाख का आपने बुकिंग करा और कुछ वर्ष के बाद, कुछ समय के बाद यदि उसकी कीमत बढ़ जाती है, मान लीजिए 1 करोड़ हो गई, तो बिल्डर को एग्रीमेंट के हिसाब से 50 लाख का पेमेंट
करवाया, उसी दिन रजिस्ट्री करवाई गई और ठीक तुरंत दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री भी कर दिया जाए तो टेक्निकली कानूनी रूप से इसमें गलत भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से घोटाला घोटाला कह के प्रचारित किया गया, इसकी षड्यंत्र को हमें समझना पड़ेगा कि कैसे इनकी बौखलाहट है, परेशानी है, बेचैनी है कि किसी न किसी तरह से इस राम मंदिर निर्माण में अरंगा डालना है, और यही है पूरा मसला। लेकिन जिन लोगों को राम मंदिर बनना पसंद नहीं है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य दूसरे दल, जिनको हिंदू भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फर्जी धर्मनिरपेक्षता का राग अलापना है, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया राम मंदिर निर्माण के लिए, वो घोटाला करेंगे। घोटाला, भ्रष्टाचार उनके लिए तो पाप कर्म जैसा होगा। सवाल ये कि जो टीवी डिबेट पर ज्ञान झाड़ रहे हैं, विशेषज्ञ बने हुए हैं, क्या उनके पास एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है, एक भी ऐसा विशेषज्ञ नहीं है, कोई भी ऐसा ज्ञाता नहीं है जिनको रियल एस्टेट में खरीद बिक्री के बारे में संबंध में पता हो, जिनको रजिस्ट्री और सेल एग्रीमेंट में फ़र्क पता हो? जितने भी पत्रकार हैं, क्या जीवन में कभी भी किसी ने ज़मीन या फ्लैट नहीं खरीदा है? ऐसा कोई रिपोर्टर नहीं है जो रियल एस्टेट के बारीकियों को समझता हो? यदि नहीं तो बिजनेस पर, इकोनॉमी पर इतनी खबरें किस बात की आप दिखाते हैं, जब आपकी कुछ बेसिक बातें नहीं पता है? सेल एग्रीमेंट और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क होता है, ये तो हमारे बिहार के गांव के प्रत्येक व्यक्ति जानता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो फिर ये पढ़े लिखे मास कम्युनिकेशन किए हुए पत्रकार और ये जो तथाकथित विशेषज्ञ हैं, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं फर्जी इस घोटाले खबर को हवा देने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर जनमानस में राम भक्तों के बीच भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे हमें, आपको, हम सबको समझने की आवश्यकता है। विचार अवश्य करें। यह घटना क्रम से पता चलता है कि लेफ्ट लिबरल वामपंथी कितने बेचैन हैं, कितनी बौखलाहट में हैं, किस निराशा में हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर के। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ।